हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरएस फिजिक्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग एकदम से बिंदास तरीके से क्लासेस को देख रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और इसी प्रकार से चैनल को आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। इसी प्रकार से सपोर्ट करते जाइए, लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। और तो चलिए हम लोग जो है ऑप्टिक्स क्लासेस को, वेव ऑप्टिक्स जो हमने स्टार्ट कर रखी थी उसी की क्लासेस को जो है कंटिन्यू करते हुए तो एक नए क्वेटेशन के साथ में हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा इधर कि काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों, अगर दम हो तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो इस क्वेटेशन से आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत ही जोश और उमंग के साथ में आप लोग अपनी नोटबुक को साथ में लेकर के बैठ गए होंगे। तो आज हम लोग जो है वेव ऑप्टिक्स के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना की बात करेंगे जिसका नाम है क्या, प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश के व्यतिकरण की हम लोग बात करेंगे, लाइट ऑफ इंटरफेरेंस। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। विवर्तन इसके बाद में आएगा और उसके बाद में आएगा दूरवर्ण। तो देखिएगा प्रकाश का व्यतिकरण, लाइट ऑफ इंटरफेरेंस, प्रकाश का व्यतिकरण, लाइट ऑफ इंटरफेरेंस, लाइट ऑफ इंटरफेरेंस, इसकी बात करते हैं। देखिएगा मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से इस चीज़ को बताऊं कि होता क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। एकदम से सिंपल तरीके से हम लोग बात करेंगे। देखिए दैट सपोज इट कि आप लोगों के पास में एक लकड़ी है, एक लकड़ी का कार्डबोर्ड है, एक लकड़ी का गत्ता है। इस लकड़ी के गत्ते के अंदर आप लोग दो छेद कर लीजिए, ठीक है। दैट सपोज इट मैं आपके सामने अगर मैं बनाऊं तो मैंने एक लकड़ी का क्या ले लिया, ये कार्डबोर्ड ले लिया। इस लकड़ी के कार्डबोर्ड के अंदर मैंने दो छोटे छोटे छिद्र बना दी। यहाँ पे हम लोग इन छिद्र को बोलेंगे स्लिट। क्या बोलेंगे? स्लिट। ये दो मैंने पतले पतले जो छेद बनाए हैं, एक चलो मैंने ये बना दिया, एक छेद मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग एक लाइट को रखिए। किसको रखिए? एक लाइट को आप लोग रखिए। शर्त है ये जो प्रकाश स्रोत आप लोग काम में ले रहे हो, ये जो लाइट आप लोग काम में ले रहे हो, जैसे देखो मैं आपके सामने एक लाइट को रख के दिखाता हूँ। हालांकि इसका मैं बात करूँगा कि हम लोग प्रैक्टिकल से, इसका जो प्रैक्टिकल है ये कैसे होता है ये आप लोग मेरे जो है शॉर्ट्स के अंदर जा करके और आप लोग देख सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पे एक लाइट को रखेंगे, हालांकि चार्ज में लाइटिंग ज़्यादा हो रही है इसलिए इसका प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पे एक लेज़र लाइट को रखोगे, और शर्त ये है कि इसलिए लेजर लाइट जो सिर्फ एक ही कलर की होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि रंग बिरंगा प्रकाश ये फैला रही हो, एक ही कलर, या तो ब्लू या हरा या फिर जो भी प्रकाश है इसका, ये सिर्फ पीला, एक ही कलर की प्रकाश होना चाहिए। जैसे हम इस लेजर लाइट से जो है प्रकाश इसके ऊपर मारेंगे, तो मेरी बात सुनो, ये जो लेजर लाइट है ये इन दोनों के एकदम से बीच में रखनी है। मतलब इसकी इस छेद से भी और इस छिद्र से भी दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर बराबर दूरी होनी चाहिए। जब बराबर बराबर दूरी के ऊपर होगा तो ये प्रकाश देखो, जैसे ये प्रकाश जो है ऐसे जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या रख दिया? एक वर्णीय प्रकाश स्रोत रख दिया S। इस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से ऐसे प्रकाश जाएगा। हालांकि ये हम लोग आगे पढ़ते हैं डिटेल से यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, लेकिन मैं एक बार व्यतिकरण को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये प्रकाश ऐसे जाएगा यहाँ से। अब देखो इससे भी, अब यहाँ से तो प्रकाश बाहर निकल नहीं सकता, या तो इस छेद से बाहर जाएगा या फिर इस छिद्र से बाहर जाएगा। जैसे ही इस छिद्र से और छिद्र से, दोनों छिद्र से प्रकाश बाहर निकलेगा, हम लोग पढ़ रहे हैं तरंग प्रकाशिकी, तो यहाँ से प्रकाश जो है तरंग के रूप में बाहर निकलेगा। दैट्स अपोजिट कि यहाँ से भी तरंग के रूप में प्रकाश बाहर निकला और यहाँ से भी प्रकाश जो है किसके रूप में बाहर निकला? तरंग के रूप में बाहर निकला। कंडीशन ये है कि इस प्रकाश की जो है, ये जो प्रकाश निकला है, जितना प्रकाश इस छिद्र से निकला है उतने प्रकाश इस छिद्र से निकला है, जितनी तीव्रता का इससे निकला है उतनी तीव्रता का इससे निकला है। तो जितनी तरंग दैर्ध्य इस तरंग की होगी उतनी तरंग दैर्ध्य इस तरंग की होगी, जितनी आवृत्ति इस तरंग की होगी उतनी आवृत्ति इस तरंग की होगी। तो इन तरंगों की आवृत्ति भी क्या है? समान है। इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य भी क्या है? समान है। तो
जो तरंगे समान आवर्ती समान तो ये जो स्रोत होते हैं जो समान समान तीव्रता की समान आवर्ती की और समान जो है तरंग दैर्ध्य की तरंगों को उत्सर्जित करते हैं, ये स्रोत, ये तो छिद्र हैं, ये जो स्रोत हैं, ये प्रकाश स्रोत का काम कर रहे हैं। ये स्रोत आपस के अंदर कहलाएंगे कला संबद्ध स्रोत। क्या कहलाएंगे आपस के अंदर? कला संबद्ध स्रोत। संबद्ध का मतलब होता है आपस के अंदर जुड़े हुए हैं, कला संबद्ध स्रोत जोड़े के रूप में। ठीक है, तो ये दोनों छिद्र आपस में क्या कहलाएंगे? कला संबंध स्रोत। क्यों कहलाते हैं? कला संबंध स्रोत की डेफिनेशन आपसे को पूछे तो आप क्या बोलोगे कि वे स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों की तरंग दैर्ध्य भी क्या हो? समान हो, आवर्ती भी क्या हो? समान हो, तथा अब आगे जाकर के देखो, ये तरंगे एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होंगी, एक दूसरे के ऊपर आके गिरेंगी, ऐसे मिली आपस के अंदर। ये तरंगे जब एक दूसरे के ऊपर आकर के मिलती है ऐसे, उसको बोलते हैं अध्यारोपित होना। क्या बोलते हैं? अध्यारोपण, सुपरपोजिशन। तो यहाँ पे ये सुपरपोजिशन के अंदर आएंगी, अध्यारोपण के अंदर आएंगी। तो क्या होगा? तो ये एक तरंग का निर्माण करेंगी ऐसे। ठीक है, इस तरंग का आयाम और तीव्रता, आयाम बताऊंगा आपको क्या होता है। देखो आयाम क्या होता है, ये कोई भी तरंग एक बनाई मैंने, इस तरंग का इस माध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन होता है, जितनी ऊंचाई तक ऊपर उठती है, इसको क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और छोटे ए से इसको शो करते हैं। ठीक है, तो जब भी ये दोनों तरंगे आगे जाकर के जब आपस पे अध्यारोपित होती हैं, तो कुछ बिंदुओं पर तो इनका आयाम और तीव्रता घट जाती है, और कुछ बिंदुओं पर इनका आयाम और तीव्रता क्या होती है? बढ़ जाती है। कुछ पे इनका आयाम और तीव्रता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो कुछ बिंदुओं पर आयाम और तीव्रता घट गई, कुछ बिंदुओं पर आयाम और तीव्रता क्या हो गई? बढ़ गई। जितना यहाँ पे आयाम और पहले देखो, सपोज करके देखो, जितना इसका आयाम था, देखो आयाम और तीव्रता मैं दोनों क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तीव्रता और आयाम के अंदर एक रिलेशन होता है। तीव्रता जो होती है, इंटेंसिटी जो होती है, वो आयाम के स्क्वायर के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? तीव्रता आयाम के स्क्वायर के बराबर। तो सीधी सी बात है, आयाम बढ़ेगा तो तीव्रता भी क्या होगी? बढ़ेगी। आयाम घटेगा तो तीव्रता भी क्या होगी? घटेगी। जितना आयाम और तीव्रता घटा है, अगले ही पल के अंदर, अगले चक्कर के अंदर उतनी ही आयाम और तीव्रता क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। जैसे एक की कमी हुई, अगले में एक की बढ़ती, अगले में दो की कमी हुई, अगले में दो की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो कहने का मतलब ऊर्जा या फिर तीव्रता जो उतनी की उतनी रहेगी। तो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर ऊर्जा क्या रहती है? सुरक्षित रहती है। अब सुन मेरी बात, व्यतिकरण की डेफिनेशन को आप लोगों को कैसे बोलना है? आप लोग ये बोलोगे कि जब समान आवर्ती और समान तरंग दैर्ध्य वाली तरंगें परस्पर अध्यारोपित होती हैं, परस्पर क्या होती हैं? अध्यारोपित होती हैं, तो कुछ बिंदुओं पर प्रकाश तरंग का आयाम और तीव्रता घट जाते हैं, कुछ बिंदुओं पर प्रकाश तरंग का आयाम और तीव्रता बढ़ जाते हैं। ऊर्जा के इस पूर्ण वितरण की घटना को क्या बोलते हैं? व्यतिकरण बोलते हैं। इतनी बड़ी डेफिनेशन आपको याद ना हो तो आप सीधा से बोल सकते हो कि कला संबद्ध स्रोत से उत्सर्जित जो तरंगे होती हैं, उनके अंदर ऊर्जा के पूर्ण वितरण की घटना को क्या बोलते हैं? व्यतिकरण बोलते हैं। कला संबंध स्रोत से, कला संबंध स्रोत से हमेशा आप पता होना चाहिए कि कैसी तरंगें उत्सर्जित होती हैं? समान आयाम, समान आवर्ती की और समान तरंग दैर्ध्य वाली। और साथ में याद रखना, समान आवर्ती वाली और समान तरंग दैर्ध्य वाली तरंगे जहां पर भी अध्यारोपित होती हैं, वहां पे कलांतर भी क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। जैसे π/2 है, पाई है, ये कलांतर भी क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। तो समान आवर्ती समान तरंग दैर्ध्य वाली तथा जिन बिंदुओं पर अध्यारोपित होते हैं, वहां पे कलांतर भी क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। ऐसी तरंगें जब परस्पर अध्यारोपित होती हैं, तो कुछ बिंदुओं पर आयाम और तीव्रता घट जाते हैं, कुछ बिंदुओं पर आयाम और तीव्रता बढ़ जाते हैं। ऊर्जा के इस पूर्ण वितरण की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण बोलते हैं। ठीक है, जहां पर आयाम और तीव्रता बढ़ जाते हैं, ऐसे व्यतिकरण को बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण। क्या बोलते हैं? समपोषी व्यतिकरण। और जहां पर आयाम और तीव्रता घट जाते हैं, ऐसे व्यतिकरण को बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। क्या बोलते हैं? विनाशी व्यतिकरण। तो क्या मतलब हुआ कि इंटरफेरेंस जो है, व्यतिकरण जो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक संपोषी व्यतिकरण और एक कौन सा होता है? विनाशी व्यतिकरण। जहाँ व्यतिकरण की घटना में जहां पर प्रकाश का आयाम और तीव्रता बढ़ रहे हैं उसको तो बोल रहे हैं संपोषी, और जहां पर प्रकाश का आयाम और तीव्रता घट रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? विनाशी। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़िए, संपोषी क्या होता है, विनाशी क्या होता है, कि कब तो प्रकाश का आयाम और तीव्रता बढ़ेगा और कब प्रकाश का आयाम और तीव्रता घटेगी, इसकी बात करते हैं। देखो इधर एक व्यतिकरण तो मैंने आपको बताया कौन सा होता है? समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण।
और एक व्यतिकरण कौन सा होता है? विन्यासी व्यतिकरण। पहले संपोषी व्यतिकरण की बात करते हैं। दैट सपोज इट कि एक तरंग तो थी ये, ओके। इस तरंग का आयाम हम लोग मान लेते हैं कितना है? a1। कितना आयाम है इसका? a1। और दैट सपोज दूसरी तरंग है ये, और इसका आयाम कितना है? a2। आयाम मैंने आपको बताया मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन जो होता है, अधिकतम विस्थापन, विस्थापन एक सदिश राशि होती है, तो हमेशा याद रखना आयाम भी कौन सी राशि होती है? सदिश राशि विस्थापन, ठीक है। तो देखो दो तरंगे मैंने आपके सामने ली हैं, एक तरंग ये है, एक तरंग ये है। इनकी खास बात क्या है कि जिन जिन कलाओं से, जिन जिन कोणों से ये तरंग गुजर रही है, उन्हीं कोणों से कौन सी तरंग गुजर रही है? ये वाली। ये तरंग एक बार शून्य स्थिति पे थी, एक बार धनात्मक मैक्सिमम, है ना, प्लस के अंदर क्या है? मैक्सिमम, फिर शून्य, फिर माइनस में क्या है? मैक्सिमम, फिर शून्य। ये भी क्या है? एक बार शून्य, एक बार प्लस में क्या है? मैक्सिमम, शून्य, माइनस में क्या है? मैक्सिमम। जिन जिन कलाओं से, जिन जिन कोणों से ये तरंग गुजर रही है, उन्हीं कोणों से कौन सी तरंग गुजर रही है? ये वाली गुजर रही है। जब ऐसी तरंगे परस्पर आगे जाकर के अध्यारोपित होंगी, तो इन दोनों से मिलकर के क्या बनेगी? एक तरंग बनेगी, उसको बोलेंगे परिणामी तरंग। क्या बोलेंगे? परिणामी तरंग। संपोषी वाली कंडीशन में क्या होता है? तो संपोषी डेफिनेशन में क्या होगा? जब ये समान कलाओं के अंदर मिलके परस्पर अध्यारोपित होंगी, समान कलाओं से होते हुए, तो परिणामी तरंग का आयाम और तीव्रता बढ़ जाएगा। परिणामी तरंग का आयाम और तीव्रता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और कितना बढ़ जाएगा? तो हमेशा याद रखेंगे, ये जो है इन दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा। परिणामी तरंग का आयाम है a, तो ये कितना हो जाएगा टोटल? इसका आयाम प्लस इसका आयाम, दोनों के आयाम के क्या हो जाएगा? योगफल की क्या हो जाएगा? बराबर। इस बात को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे होता है, ठीक है। ऐसे देखो दूसरा व्यतिकरण कौन सा होता है? दूसरा होता है विन्यासी व्यतिकरण। विन्यासी व्यतिकरण। विन्यासी व्यतिकरण के अंदर देखो क्या होता है। दैट सपोज एक तरंग है ये, इसका आयाम है a1। कितना आयाम है? a1। दूसरी तरंग है, दूसरी जो तरंग होगी वो पहले वाली तरंग की विपरीत कलाओं के अंदर चलेगी। ये जीरो से चल रही है प्लस के मैक्सिमम, जीरो से माइनस के मैक्सिमम। ये जीरो से चलेगी लेकिन पहले आएगी माइनस के मैक्सिमम, इसके विपरीत चलेगी। तो जिन जिन कोणों से ये जा रही है उन उन कोणों से ये नहीं जा रही है, ये क्या हो रही है? उसके विपरीत चल रही है। और इसका आयाम हम लोगों ने मान लिया कितना है? a2। तो ये ऐसी तरंगे जो विपरीत कलाओं से होते हुए जब अध्यारोपित होंगी और नीचे जो तरंग बनेगी, उस परिणामी तरंग का आयाम और तीव्रता परस्पर क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। इसका जो आयाम होगा वो क्या हो जाएगा? परिणामी आयाम क्या हो जाएगा? इन दोनों के अंतर के बराबर आएगा, a1 माइनस a2 आएगा। a1 माइनस क्या आएगा? a2 आएगा। तो हमेशा याद रखना कि जब दो तरंगे परस्पर अध्यारोपित होती हैं तो कुछ बिंदुओं पर तो आयाम और तीव्रता बढ़ जाते हैं, कुछ बिंदु पर आयाम और तीव्रता घट जाते हैं। ऐसी घटना को तो बोलते हैं व्यतिकरण। जब दो तरंगे समान कलाओं से होते हुए परस्पर अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम और तीव्रता बढ़ जाते हैं, ऐसे व्यतिकरण को तो बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। और जब दो तरंगे परस्पर विपरीत कलाओं से आते हुए अध्यारोपित होती हैं तब परिणामी तरंग का आयाम और तीव्रता घट जाते हैं, ऐसे व्यतिकरण को बोलते हैं विन्यासी व्यतिकरण। बताइए, पहली बात तो दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई क्या? चलो, इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, ये शर्तें आप लोग याद रखेंगे। संपोषी व्यतिकरण के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं? संपोषी व्यतिकरण तभी होगा, यानी कि दो तरंगे समान कलाओं से तभी अध्यारोपित होंगी जब उन तरंगों के मध्य पथांतर, यानी कि पथ का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए? 0, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, और इस प्रकार से जाते जाते कहाँ तक होना चाहिए? n लेमडा। मतलब जितना रास्ता ये तरंग तय करके आई है उतना रास्ता ये तरंग तय करके आई है। अब इन दोनों का जब आप लोग पथ का अंतर निकालोगे, वो अंतर या कि 0 आएगा तो कौन सा व्यतिकरण होगा? संपोषी। या फिर इन दोनों तरंगों का जो अंतर होगा, इसकी तरंग दैर्ध्य और इसकी तरंग दैर्ध्य दोनों का जो अंतर होगा वो लेमडा होगा, तो भी कौन सा व्यतिकरण होगा? संपोषी। 2 लेमडा होगा तो भी कौन सा होगा? संपोषी। 3 लेमडा होगा तो भी कौन सा होगा? संपोषी। ठीक है। दूसरा है समयांतर। समयांतर, समय का जो अंतर है वो भी कितना होगा? 0t, 2t, 3t, इस प्रकार से जाते जाते कितना होना चाहिए? nt तक होना चाहिए। ये देखो 0 से गुजरी, यहाँ तक इसका आधा चक्कर पूरा हुआ है तो यहाँ तक कितना टाइम लगेगा इसको? t/2।
यहाँ पे इसका पूरा चक्कर हो गया, तो t/2 ये, t/2 ये, कितना हो गया t। ऐसे ही ये भी एक चक्कर लगा के आएगी, ये भी चक्कर, दोनों का अगर आप लोग अंतर निकालोगे, इसको भी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा t/2, इसको भी कितना टाइम लगेगा t/2, दोनों का अंतर निकालोगे, अंतर कितना आएगा, 0 आएगा। तो कौन सा व्यतिकरण होगा, हमेशा याद रखना समपोषी व्यतिकरण होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना इनका है कलांतर, कलांतर फाई, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये शर्त आप लोग याद रखें, 0, 2π, 4π, इस प्रकार से जाते जाते कितना होना चाहिए 2n π तक, ये शर्त याद रखेंगे। विनाशी के लिए देखो क्या है, विनाशी व्यतिकरण तभी होगा, अर्थात दो तरंगे विपरीत कला में तभी अध्यारोपित होंगी जब उनके मध्य पथांतर क्या होना चाहिए, उनके मध्य पथांतर होना चाहिए डेल्टा लेमडा की वैल्यू वहां पे होना चाहिए। देखो 0 और लेमडा तक तो क्या है समपोषी, इन दोनों के बीच में क्या होगा विनाशी होगा। तो 0 और लेमडा के बीच में क्या आता है λ/2, लेमडा और 2 लेमडा के बीच में कितने λ/2 आ जाएंगे, याद करो कितने आ जाएंगे, 3 λ/2 आ जाएंगे, 3 λ/2, आगे कितने आ जाएंगे 5 λ/2, इस प्रकार से जाते जाते कितना हो जाएगा 2n-1 λ/2 तक। ऐसे समयांतर, समय का अंतर कितना होगा डेल्टा t की वैल्यू t/2, 3t/2, 5t/2, और जाते जाते कहाँ तक जाएंगे 2n-1 t/2 तक। ठीक है, कलांतर देखिए, कलांतर बार बार काम में आएगा, इसको आप लोग डिटेल से याद रखेंगे। कलांतर फाई बराबर क्या क्या होगा, इन दोनों के बीच में देखो 0 2π के बीच में क्या आता है पाई, 2π और 4π के बीच में क्या आता है 3π, इसी प्रकार से जाते थे 5π, और कहाँ तक जाएगा 2n-1 पाई तक। ठीक है, ये होगा कलांतर। तो आप लोग याद रखेंगे समपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण की डेफिनेशन और इनके लिए आवश्यक शर्तें। इनके ऊपर देखो पिछली बार कैसे क्वेश्चन आया था, आप लोग सीधा याद रखें, आपको ये बोल देगा कि 3π कलांतर के तुल्य पथांतर बताओ कितना होगा। अगर कलांतर का मान 3π है तो बताओ पथांतर कितना होगा। आपको पता है 3π कलांतर किसके लिए होता है विनाशी व्यतिकरण के लिए। इसमें देखो कलांतर 3π आ रहा है 2 नंबर पे, तो पथांतर 2 नंबर पे कौन सा आएगा 3 λ/2। तो कलांतर जब 3π होगा तो पथांतर कितना होगा 3 λ/2। ऐसे समयांतर अगर 5t/2 है तो पथांतर कितना होगा 5 λ/2। इनके अंदर भी पूछ सकता है आपसे कि t अगर समयांतर है तो बताओ पथांतर कितना होगा, तो कितना होगा लेमडा। 3 लेमडा अगर पथांतर है तो बताओ कलांतर कितना होगा 3 लेमडा, 1 2 3 4 नंबर पे, 1 2 3 4 नंबर पे क्या आ जाएगा 6π आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन आप लोगों के बीच बीच में से भी पूछे जा सकते हैं। तो डेफिनेशन याद रखें, आवश्यक शर्तें याद रखें, और इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उनको भी याद रखें। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं व्यतिकरण की विश्लेषित व्याख्या की। चलिए, ये तो हो गई थ्योरेटिकल बातें, अब हम लोग व्यतिकरण की विश्लेषित व्याख्या की बात करेंगे। व्यतिकरण की विश्लेषित व्याख्या, व्यतिकरण की विश्लेषित व्याख्या। देखिए, विश्लेषित व्याख्या के लिए मैं आपके सामने दो तरंगे ले रहा हूँ। लेट्स सपोज इट कि एक तरंग तो मैंने ये ले ली और एक तरंग ले ली मैंने ये दोनों तरंगे परस्पर जुड़ के यानी कि अध्यारोपित होकर के एक तीसरी तरंग बना रहे हैं। ठीक है, इस तरंग का आयाम हम लोग मान रहे हैं कितना है a0, इसका आयाम भी मान रहे हैं कितना है a0, इसकी तीव्रता मान रहे हैं कितनी है I0, इसकी तीव्रता भी मान रहे हैं कितनी है I0। तो समान आयाम और समान तीव्रता वाली, समान आयाम और समान तीव्रता वाली जब दो तरंगे परस्पर अध्यारोपित होती हैं तो इनसे क्या बनेगी एक परिणामी तरंग बनेगी। ठीक है, इस तरंग का आयाम मान लेते हैं a है, इस तरंग की तीव्रता मान लेते हैं कितनी है I है। पहले तो इस तरंग का आयाम निकालेंगे फिर तीव्रता निकाल, पहले इसका समीकरण निकालेंगे फिर आयाम और फिर तीव्रता। अब सुनो मेरी बात, ये केस नंबर फर्स्ट है,
इस केस के अंदर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि दोनों तरंगों का आयाम और दोनों तरंगों की तीव्रताएं क्या है, बराबर है। अगर ये अलग अलग होंगी, इसका आयाम होगा a1, इसका होगा a2, इसकी तीव्रता होगी i1, इसकी तीव्रता होगी i2, तो क्या होगा अध्यारोपण के फलस्वरूप, उसकी बात करेंगे केस नंबर 2 के अंदर। केस नंबर फर्स्ट के अंदर देखो, तो इस तरंग का जो समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा, किसी भी तरंग का समीकरण क्या होता है, a sin ओमेगा t, तो a sin ओमेगा t, इसका आयाम कितना है a0, तो इसका कितना हो जाएगा a0। इस तरंग का समीकरण क्या हो जाएगा, y2 बराबर a0। और देखो इन तरंगों के मध्य कलांतर हम लोग मान रहे हैं कि कलांतर कितना है, फाई का कलांतर है। कोण कितना इन दोनों के बीच बीच में, फाई कोण का अंतर है। तो देखो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, a0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। प्लस फाई क्यों लिया है, इसके कला में से इसके कला को घटाओगे, ओमेगा टी प्लस फाइव में से ओमेगा टी घटाओगे तो कलांतर कितना आएगा, फाई का आएगा। इसलिए इसको मैं क्या मानना है, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो दो तरंगे लिए हैं जिनका आयाम और तीव्रता समान है और दोनों के मध्य कलांतर कितना है, फाई का है। तो जब ऐसी तरंगे परस्पर अध्यारोपित होंगी तो परिणामी तरंग का आयाम कितना होगा, इसके लिए हम लोग किसके सिद्धांत से देखेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोलता है कि दोनों का क्या हो जाएगा, योगफल, y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। तो परिणामी तरंग का समीकरण निकाल रहे हैं, तो y बराबर, पहले तरंग का समीकरण कितना है, a0 साइन ओमेगा टी, इस तरंग का समीकरण कितना है, a0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दोनों के अंदर क्या कॉमन आ गया, a0 क्या आ गया, कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये बच गया। ठीक है, ये जो है ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं, याद रखेंगे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन ए प्लस बी का। इस फॉर्मूले के आधार पर हम लोग इस समीकरण को खोलेंगे। देखो यहाँ पे साइन ए की जगह पे क्या है, ओमेगा टी, बी की जगह पे क्या है, फाई है। देखो y बराबर a0 साइन ओमेगा टी प्लस साइन ए इंटू कोस बी, तो साइन ए इंटू कोस बी, तो साइन ओमेगा टी इंटू कोस फाई प्लस कोस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। इसके आधार पे इसको मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, साइन ओमेगा टी कॉमन आता है, तो इसको कॉमन लो, y बराबर a0 साइन ओमेगा टी क्या आ गया, कॉमन आ गया। क्या बच गया यहाँ पे, एक प्लस यहाँ पे क्या बच गया, कोस फाई प्लस कोस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ठीक है जी। अब इस a0 को आप लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वापस। a0 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो a0 इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और इस cos फाई से भी होगा और आगे चल करके इससे भी होगा, तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इस समीकरण से भी मल्टीप्लाई होगा। तो चलो गुणा करो इसको, तो y बराबर साइन ओमेगा टी, ये तो ऐसा का ऐसा, एक से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, a0 प्लस इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, a0 cos फाई प्लस इससे मल्टीप्लाई करो a0 कोस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। चलिए जी, यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब सुनिएगा आगे, अब हमने परिणामी तरंग का जो समीकरण माना था, परिणामी तरंग का जो आयाम माना था वो माना था a, और परिणामी तरंग की जो तीव्रता मानी है वो मानी है i। अब यहाँ पे इस पूरे फंक्शन के अंदर कहीं पे भी ना ही तो a आ रहा है ना ही क्या मान आ रहा है, i मान रहा है। इसलिए हम लोग जहाँ पे ये a0 वाला है, इस a0 वाले को क्या मानेंगे, a मानेंगे। इसके अंदर देखो क्या करना आपको, ये जो है पूरा का पूरा, ये इसको मैं पूरे को मान रहा हूँ a कोस थीटा। क्या मान रहा हूँ, a कोस थीटा। और देखो इसके अंदर फाई था, फाई की जगह पे मैंने क्या मान लिया, कोस थीटा। तो a0 इसको जगह पे मैंने मान लिया पूरे की जगह पे a कोस थीटा, और a0 साइन फाई जो है इसकी जगह पे मैंने मान लिया a साइन थीटा। ऐसे मानने से देखो क्या होगा, सुनिएगा एक बार, मैं दो समीकरण मान रहा हूँ। क्या क्या समीकरण माने हैं मैंने, एक तो मैंने ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है क्या, a0 प्लस a0
कोस फाई, इसकी जगह पे मैंने क्या माना है, ए कोस थीटा, इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर नाम 1। और दूसरा जो है a0 साइन फाई, इसकी जगह पे मैंने माना है a साइन थीटा, और इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर नाम 2। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, मैंने 2 समीकरण मान लिए, इसको समीकरण 1, और a0 साइन फाई को मैंने क्या मान लिया, a साइन थीटा, इसको मान लिया समीकरण 2। ऐसा मानने से क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 का भी स्क्वायर करेंगे, समीकरण 2 का भी स्क्वायर। क्यों करेंगे, देखो इधर कोस स्क्वायर थीटा, इधर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आप लोगों को पता है 10वीं क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, एक सर्व समीकरण चलती है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हो जाएगा 1, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ से ए स्क्वायर बचेगा, और उसका स्क्वायर हटा देंगे, दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर, फिर प्लस कर रहे हैं समीकरण 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके दोनों क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। देखो ये वाली साइड का स्क्वायर होगा और ये वाली साइड का स्क्वायर होगा, और दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बराबर इस साइड का स्क्वायर होगा प्लस इस साइड का स्क्वायर होगा, दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो इन दोनों का करो पहले, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर दिया प्लस इसका स्क्वायर कर दिया। वैसे ही इसका स्क्वायर करो, पहले मैं लिख देता हूँ a0 प्लस a0 साइन फाई, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर प्लस सॉरी a0 प्लस a0 कोस फाई है, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो, तो ये हो जाएगा a0 स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। चलो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ गया, इन दोनों के अंदर कॉमन आ गया ए स्क्वायर, अंदर क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और प्लस में क्या चल रहा है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ गया, इन दोनों के अंदर वापस से क्या कॉमन आ गया, ए स्क्वायर कॉमन आ गया। ये देखो ये इतनी इतनी वैल्यू किसकी हो जाती है, एक की हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर, अरे सर्व समीकरण चलती है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, एक हो गई, तो यहाँ से क्या बच गया, ए स्क्वायर। अब इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ गया, ए स्क्वायर कॉमन आ गया। देखो तो a0 स्क्वायर तो मैंने ऐसा कैसा लिख दिया, प्लस इसमें और इसमें क्या कॉमन आ गया, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, सॉरी a0 स्क्वायर, a0 इधर भी a0 स्क्वायर क्या आ गया, कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये a0 और a0 क्या बढ़ गए, a0 का स्क्वायर इंटू में क्या आ गया, कोस फाई, ये वापस कितनी वैल्यू होगी इसकी, एक हो गई। तो देखो ए स्क्वायर बराबर a0 स्क्वायर प्लस a0 स्क्वायर प्लस 2a0 स्क्वायर कोस फाई आ गया। ये a0 स्क्वायर कितने a0 स्क्वायर हो गए, 2a0 स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर कितने हो गए, ये 2a0 स्क्वायर प्लस 2a0 स्क्वायर इंटू में क्या आ गया, कोस फाई। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, 2a0 स्क्वायर क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो a स्क्वायर बराबर 2a0 स्क्वायर, अंदर क्या बच गया, 1 प्लस कोस फाई बच गया, क्या बच गया, 1 प्लस कोस फाई। अब देखो यहाँ से मैं एक आपको फॉर्मूला बताता हूँ, कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला चलता है, क्या, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला चलता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या आया, थीटा, यहाँ पे 4 थीटा होता तो यहाँ पे क्या आता, 2 थीटा आता, आधा आता है, तो यहाँ पे अगर थीटा होता तो यहाँ पे क्या आता, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 आता, आधा आता, तो यहाँ पे देखो इसकी जगह पे कोस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर 5/2 माइनस 1, देखो रखो इसको 1 प्लस, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 2 कोस स्क्वायर 5/2 माइनस 1 लिख दिया, माइनस का एक प्लस का एक आपस में क्या हो गए, कैंसिल,
2 इंटू टू क्या आ गया 4, ए स्क्वायर बराबर 2 इंटू टू 4, और इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा A0 स्क्वायर, और इंटू में क्या आ गया कोस स्क्वायर 5/2। इसका स्क्वायर लगाओगे यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट आएगा, तो A बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 4A0 स्क्वायर कोस स्क्वायर 5/2। 4 का अंडर रूट बाहर निकलेगा कितना आएगा 2 आएगा, इसके स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसके स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ए की जो वैल्यू आएगी अपने पास में वो क्या आएगी 2A0 कोस 5/2 आएगी। क्या आएगी ये वाली वैल्यू हमारे पास में निकल के आएगी। ये आया है परिणामी तरंग का आयाम। क्या निकल के आया है परिणामी तरंग का आयाम निकल के आया है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। अगर हमारे पास में परिणामी तरंग का आयाम आ गया है तो अपन को पता है कि आई बराबर क्या होता है ए स्क्वायर होता है। क्या होता है आई बराबर ए स्क्वायर, तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास में तीव्रता आ जाएगी। तो देखिए मैं इसका स्क्वायर करता हूं, अभी तीव्रता भी निकालते हैं। देखो आयाम हमारे पास में क्या आ गया, मैं ये फॉर्मूला बार बार में काम मिलूंगा, मैं इधर लिख रहा हूँ ए बराबर आ गया 2A0 इंटू में क्या आ गया कोस 5/2। ये आ गया परिणामी तरंग का आयाम का फॉर्मूला। वी नो दैट आई इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर, तो आई बराबर इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, A0 का स्क्वायर A0 स्क्वायर कोस स्क्वायर 5/2 स्क्वायर कर दिया। देखो ए स्क्वायर बराबर आई होता है तो A0 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा I0 हो जाएगा, तो आई का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास में 4, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा I0 कोस स्क्वायर 5/2। ये आ गई हमारे पास में क्या परिणामी तरंग की तीव्रता। तो ये तो हो गया आयाम का फॉर्मूला, और ये किसका फॉर्मूला हो गया तीव्रता का फॉर्मूला। दोनों चीजें हमारे पास में आ गई, आयाम भी आ गया और क्या आ गई तीव्रता भी आ गई। अब देखो दोनों फॉर्मूलों के अंदर आप लोग गौर लगा के देखो, इसके अंदर भी फाई आ रहा है, इसके अंदर भी क्या आ रहा है फाई आ रहा है। अब कौन सी व्यतिकरण में आयाम और तीव्रता बढ़ेंगी, कौन सी व्यतिकरण में आयाम और तीव्रता घटेंगी, इनकी बात अगर हम लोग करें तो देखो इधर पहले मैं बात करता हूँ संपोषी व्यतिकरण की। किसकी बात करता हूँ संपोषी व्यतिकरण। चलो इधर ही बात कर लेते हैं। एक तो होता है संपोषी और एक कौन सा व्यतिकरण होता है विन्यासी। देखो संपोषी व्यतिकरण के अंदर दोनों कलांतर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो फाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0, 2π, 4π, और इस प्रकार से जाते जाते कहाँ तक जाएगा ये 2nπ, कहाँ तक जाएगा 2nπ। विनाशी व्यतिकरण के अंदर कलांतर की शर्तें क्या होती हैं पाई, 3π, 5π, और कहाँ तक जाएगा 2n-1π तक जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा। अब देखो ये जीरो वाली वैल्यू आप लोग इसके अंदर रख के देखो, आयाम चेक करते हैं कि संपोषी में आयाम कितना हो जाएगा। ये जीरो कलांतर आप लोग यहाँ पे रखो, तो ये जीरो यहाँ पे रखोगे तो cos 0/2 यानी कि पूरा फंक्शन क्या हो गया cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। यहाँ पे जीरो रखोगे 0/2 जीरो, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2A0 आएगा। तो आयाम हमारा कितना आया 2A0 आया। ये 2π यहाँ पे रख के देखो, 2π यहाँ पे रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा पाई बचेगा। cos पाई, cos 180 की वैल्यू उतनी होती है जितनी जीरो की होती है, लेकिन किस में होती है माइनस में। cos 0 की वैल्यू प्लस की 1, cos पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस की 1। माइनस की 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस का 2A0। जीरो रखने पे आंसर आया था प्लस का 2A0, 2π रखने पे आंसर आया है माइनस का 2। तो कलांतर जो है 2π प्लस का 2 और माइनस का 2A0 इसके अंदर घूमता रहेगा। ठीक है, विन्यासी वाली शर्तें रखो यहाँ पे आप लोग। पाई यहाँ पे रखोगे तो cos π/2, cos π/2 का मतलब cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयाम पूरा क्या हो गया 0। 3π रखोगे 270, उसकी वैल्यू कितनी होती है 0। इन सभी कंडीशंस के लिए आयाम कितना निकल के आएगा 0 निकल के आएगा। तो संपोषी में तो आयाम हो जाता है अधिकतम, एक बार तो प्लस का एक बार माइनस का, और विनाशी के अंदर आयाम क्या हो जाता है मिनिमम।
ठीक है, आयाम क्या हो जाएगा, मिनिमम। तीव्रता चेक करते हैं, ये 0 आप लोग यहाँ पे रख के देखो तो क्या आएगा, cos 0/2, cos 0 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 4i0, तीव्रता कितनी आएगी 4i0। ठीक है, 2 पाई यहाँ पे रखो तो 2 से 2 कैंसिल, cos पाई की वैल्यू -1, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, क्या हो जाएगी वो प्लस की 1, तो इसका आंसर वापस कितना आएगा, प्लस का। तो ये इसका आंसर हमेशा किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी। ये शर्त यहाँ पे रखो, cos π/2, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इन सारी कंडीशन के लिए तीव्रता का मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। तीव्रता कैसी आएगी, मिनिमम ही आएगी। ठीक है, इन बातों को भी आप लोग याद रखेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही आपको बताया था कि अलग अगर आयाम है, एक का A1 है, इसका A2 है, और जब ये जुड़ते हैं तो समपोषी वाले में तो क्या हो जाता है, A बराबर A1 + A2। तो देखो एक का A0, एक का A0 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2A0, और घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 ही आ रहा है। ऐसी तीव्रता इसका क्या होती है, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करो 4, A0 का स्क्वायर करो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं I0, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0। तो बात तो सीधी सिंपल सी है, लेकिन ये कैसे निकल के आया इसकी बात हम लोगों ने करी है। एक बार दूसरे केस की ओर देख लेते हैं थोड़ा सा, कि अगर अलग अलग आयाम होता, अलग अलग तीव्रताएं होती, उसकी बात और कर लेते हैं। तो फिर एक थोड़े से ग्राफ की बात कर लेते हैं, फिर अगली घटना जो आएगी अगली क्लास के अंदर वो होगी विवर्तन की। अगर अलग अलग आयाम वाली तरंगे हो, एक का आयाम हो A1, एक का आयाम हो A2, और ये तरंगे जब परस्पर अध्यारोपित हो तो इस तरंग का आयाम कितना निकल के आएगा। अब संपोषी वाली में तो मैंने बोला कि जुड़ जाएगा, विनाशी वाली में मैंने बताया कि क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसको देखो आप सीधा शॉर्टकट से समझो। आयाम क्या होता है, एक सदिश राशि। एक तरंग का आयाम है A1, एक तरंग का आयाम कितना है A2। आयाम कैसी राशि होती है, सदिश राशि, और अपन मान रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कलांतर कितने का है, फाई का। कितने कलांतर इन दोनों के बीच में, फाई का। तो इन दोनों का जो परिणामी होगा, दो सदिशों का जो परिणामी होता है वो कहाँ पे निकल के आता है, इनके बीच में। याद करो सदिश वाला चैप्टर। तो परिणामी का फॉर्मूला, परिणामी मान रहे हैं हम लोग कितना है A, तो परिणामी क्या निकल के आएगा इनका, परिणामी का आपको पता है क्या निकल के आता है, A बराबर √ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई आ जाएगा। ये तो क्या निकल के आ गया, आयाम निकल के आ गया। तो अगर अलग अलग आयाम है तब आयाम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और आयाम का स्क्वायर कर देते हैं तब क्या निकल के आ जाती है, तीव्रता। तो करो I बराबर, इसका स्क्वायर कर दोगे तो √ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। भाई आयाम का क्या कर दिया मैंने, इस फॉर्मूला क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर से √ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो I बराबर A² बराबर I होता है, तो A1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा I1, ये क्या हो जाएगा I2 प्लस 2। A² बराबर I, तो A बराबर क्या हो जाएगा √I, A बराबर क्या हो जाएगा √I। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा √I1, क्या हो जाएगा √I1। A2 बराबर क्या हो जाएगा √I2 इंटू में क्या आ गया cos फाई। ये आ जाएगा परिणामी तरंग की तीव्रता। तो परिणामी तरंग का आयाम भी आ गया, परिणामी तरंग की तीव्रता भी आ गई। दोनों के दोनों देखो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, कलांतर पे डिपेंड कर रहे हैं। तो कलांतर के लिए हम दोनों की शर्त लगा के देख लेते हैं। एक तो कौन सा होता है हमारे पास में, संपोषी, एक हमारे पास में कौन सी कंडीशन होती है, विन्यासी। एक संपोषी की कंडीशन होती है और एक किसकी कंडीशन होती है, विन्यासी की। दोनों कंडीशंस को लगा करके देखते हैं। संपोषी के लिए आपको पता है कलांतर क्या क्या होता है, 0, 2 पाई, 4 पाई, और कहाँ तक जाएगा है 2n पाई तक। विनाशी के लिए क्या होता है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, और ये कहाँ तक जाएगा 2n-1 पाई तक जाएगा। ये 0 पहले आप लोग यहाँ पे रखो, तो cos 0 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, क्या हो गई 1 हो गई। तो अंदर क्या बचा, A बराबर अंदर बचा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2, क्योंकि ये तो पूरा एक हो ही गया, एक को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2A1 A2। ये अंदर किसका स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर हो गया।
होल स्क्वायर से इसका अंडर रूट क्या हो गया, कैंसिल। तो a बराबर क्या निकल के आया, a1 प्लस a2। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर अलग अलग आयाम होगा तो आयाम परस्पर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अगर यहाँ पे हम लोग पाई की वैल्यू रख के देखते हैं तो कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयाम देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 2a1 a2, माइनस का क्या हो जाएगा 2a1 a2 हो जाएगा। तो इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, a बराबर a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो a बराबर क्या आ जाएगा, a1 माइनस a2 आ जाएगा। ये क्या होता है, आयाम की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। और आपको पता है आयाम का अगर स्क्वायर कर दें, आयाम का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगी, तीव्रता आ जाएगी। तो इनका स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगी, तीव्रता आ जाएगी। तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगी, तीव्रता निकल के आएगी। या फिर देखो तीव्रता वाले में रखो, इसके अंदर रखो 0 की वैल्यू, कोस 0 की वैल्यू रखोगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, ये वैल्यू बचेगी, i बराबर i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2। ये वैल्यू पूरी क्या हो गई, 1 हो गई। ये किसका स्क्वायर होता है, देखो ये स्क्वायर होता है i बराबर अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। इसके स्क्वायर को जब आप लोग खोलोगे तो यही आएगा, अंडर रूट i1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा i1, ऐसे क्या बचेगा i2 प्लस 2ab, ये आएगा। और ये तीव्रता का कैसा मान होता है, ये तीव्रता का होता है अधिकतम मान। ऐसे ही यहाँ पे आप लोग जो है पाई रख के देखो तो कोस पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो तीव्रता क्या आ जाएगी, i बराबर i1 प्लस i2 माइनस का क्या हो जाएगा 2i1 i2। इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, i बराबर अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। ये आ गया तीव्रता का कौन सा मान आ गया, ये मिनिमम मान। और एक बात और याद रखना, अधिकतम तीव्रता और मिनिमम तीव्रता का जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं दृश्यता। ये भी कोई आपसे पूछ ले हमेशा याद रखना, क्या बोलते हैं उसको, दृश्यता बोलते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास में क्या आ गया, व्यतिकरण की विश्लेषित व्याख्या के सारे निचोड़ आ गए। जब अलग अलग आयाम की तीव्रताएं हो तब क्या होगा, और अलग सेम तीव्रता हो तो क्या होगा। एक बार के लिए मैं आपको कि व्यतिकरण जो है वो ऊर्ध्वाधर के सिद्धांत पर आधारित है, उसके अंदर तीव्रता जो है वो क्या रहती है, वितरित रहती है। तीव्रता वितरण का ग्राफ और खींच देता हूँ, ये लास्ट होगा व्यतिकरण के अंदर, फिर व्यतिकरण के अंदर कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपके नहीं बचता है। देखो एक दो न्यूमेरिकल्स वगैरह जो हैं उनकी बात करेंगे बाद में। देखो व्यतिकरण के अंदर तीव्रता कैसे कैसे जो है वो वितरित रहती है उनकी बात करते हैं। तीव्रता वितरण आरेख, तीव्रता वितरण आरेख देखिएगा एक बार, मैं आप लोगों के सामने सारे के सारे कलांतर की कंडीशन लिख देता हूँ, संपोषी वाली भी और विनाशी वाली। फिर हम लोग चेक करेंगे कहाँ पे तीव्रता बढ़ रही है, कहाँ पे तीव्रता घट रही है। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे देखिएगा, माइनस का पाई, माइनस का 2 पाई, माइनस का 3 पाई, माइनस का 4 पाई। मैंने कलांतर की सारी कंडीशन लिख दी। हम लोगों ने निचोड़ क्या निकाला है उसकी बात करते हैं। संपोषी के अंदर मैंने आपको बताया कलांतर क्या क्या होता है, 0 होता है, 2 पाई होता है, 4 पाई होता है, और ये कहाँ तक जाता है 2n पाई तक। और तीव्रता कैसी आती है, अधिकतम आती है। और अधिकतम तीव्रता का मान कितना होता है, मैक्सिमम होता है, सॉरी 4i0 होता है। कितना होता है, 4i0। संपोषी विनाशी के अंदर क्या होता है, विनाशी के अंदर कलांतर आता है पाई, 3 पाई, 5 पाई, और कहाँ तक जाएगा ये 2n-1 पाई तक। और तीव्रता कैसी आती है, मिनिमम आती है। और मिनिमम तीव्रता कितनी आती है, 0 आती है। अब देखो
जीरो कलांतर किस में होता है? संपोषी में होता है। और संपोषी में तीव्रता कैसी आती है? अधिकतम आती है। तीव्रता का अधिकतम मान आप लोग एक बार के लिए फिक्स कर लीजिए कि तीव्रता मान लो अधिकतम ये है, ठीक है, ये मान ली। यहाँ पे तीव्रता क्या आई? अधिकतम आई। और अधिकतम तीव्रता का मान कितना है? 4I0 है। पाई कलांतर किसके लिए होता है? विनाशी के लिए। और विनाशी व्यतिकरण के अंदर तीव्रता कैसी होती है? न्यूनतम। तो अगले विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता कैसी हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। हो गई। 2 पाई, 2 पाई किसके लिए होता है? संपोषी के लिए। संपोषी में तीव्रता कैसी हो जाएगी? वापस बढ़ के अधिकतम हो जाएगी। ग्राफ वापस कहाँ पे चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 3 पाई, 3 पाई कलांतर किसके लिए होता है? विनाशी के लिए। वापस तीव्रता कैसी हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। 4 पाई, 4 पाई किसके लिए होता है? संपोषी के लिए। वापस तीव्रता कैसी हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी। ये चलेगा। इन सब बिंदुओं के ऊपर तीव्रता कैसी है? अधिकतम है, ठीक है। आगे देखिएगा, ऐसे ये प्लस के अंदर था, ऐसे माइनस के अंदर। माइनस पाई किसके अंदर होता है? विनाशी के अंदर। तीव्रता कैसी हो जाएगी? न्यूनतम। 2 पाई संपोषी के लिए तीव्रता अधिकतम, 3 पाई के ऊपर न्यूनतम, 4 पाई के ऊपर अधिकतम। इन सारे बिंदुओं के ऊपर तीव्रता कैसी है? अधिकतम तीव्रता है। ये ग्राफ आएगा किसके लिए? तो इन सारे बिंदुओं के ऊपर तीव्रता देखो बराबर बराबर है, 4I0। यहाँ पे तीव्रता, तो यहाँ पे संपोषी व्यतिकरण, एक बार संपोषी एक बार विनाशी, एक बार संपोषी एक बार विनाशी, एक बार संपोषी और एक बार विनाशी। यही प्रयोग, इस प्रयोग की हम लोग विश्लेषित व्याख्या तो हमने कर ली, थ्योरेटिकल बातें भी हमने कर ली। इसका तो प्रैक्टिकल जो वर्जन आएगा, प्रैक्टिकल स्टडी जो करेगा वो करेगा यंग नाम का एक साइंटिस्ट आएगा, वो करेगा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए मैं आपको वापस इस ग्राफ को एक बार आपको याद दिलाऊंगा। इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि तीव्रता, तीव्रता का मतलब हो रहा है कि एक चमक आपको दिखाई देगी। यहाँ पे आपको चमक दिखाई देगी, एक बार अंधेरा, एक बार चमक, एक बार अंधेरा, एक बार चमक, एक बार अंधेरा, दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त। इस प्रकार की फ्रिंजें आपको हम लोग बना के दिखाएंगे। किसके अंदर? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर। उसका प्रैक्टिकल भी हम लोग आपको मेरे शॉर्ट्स के अंदर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देखना। आई होप ये क्लास थोड़ी बड़ी जरूर हुई है, लेकिन इसके अंदर वैसे व्यतिकरण से रिलेटेड जितनी भी बातें थी, आपके डाउट जितने भी थे, वो क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्लासेस को कंटिन्यू देखते रहिए। चैनल को लाइक एंड सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके इसके अंदर, इन टॉपिक्स के अंदर। थोड़े अटपटे टॉपिक हैं, 10th ये जो चैप्टर है ये थोड़ा इसके अंदर दिक्कत आती है, इसलिए इसके अंदर जो भी बच्चे हैं आपके संपर्क के अंदर, उन सब लोगों के बच्चों की हेल्प हो जाए, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार से चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।